आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के बीच में आ चुका है। 27 तारीख से सभी बच्चे उसका फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। तो उस वैकेंसी से संबंधित ढेर सारी दुविधा में बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए कि एज रिलैक्सेशन से लेकर संबंधित तमाम तरह के कुछ बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। ज़्यादातर बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, उन परेशान है कि वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं, इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं। जितनी भी आपको समस्या आ रही है, सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है। तो इस वीडियो से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरे एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि क्या इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा कि नहीं रहेगा, परीक्षा आखिरकार कब होगी, तमाम तरह की चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 27 से उसका फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्म जब आएगा तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि इतने समय बाद तो ये भर्ती आई है, ज्यादातर बच्चे कितने ज्यादा दिन से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लाखों में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, और जो फॉर्म भरने में जो लेट करेंगे, मतलब समय देरी करेंगे, ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे जैसे 27 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो कुछ दिन बाद से फॉर्म अपना भरना शुरू करेंगे। तो वैसे बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि अपना फॉर्म समय से भर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि साइट क्रैश हो जाए तो 8 दिन 10 दिन तक साइट फिर न चल पाए। ठीक है ना, जो अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की, हो सकता है तो वो बढ़े भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 60,244 पिछली वैकेंसी से ये वैकेंसी सीधे डबल है, वो भी सिविल पुलिस की ये वैकेंसी, इतनी बड़े पैमाने पर ये वैकेंसी आई हुई है 60,244, जिसमें से जनरल कैंडिडेट 24,102 बच्चे इसमें अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, और ओबीसी 16,264, यानी ओबीसी के बच्चों की कितनी सीटें हैं, 16,264। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 6,024 पद उनको मिला है, और एससी वाले बच्चे कितने होंगे तो 12,650। एसटी का कितना सिलेक्शन होगा तो 1,204। ठीक है ना, टोटल वैकेंसी सबको पता है, टोटल पोस्ट है आपका 60,244। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। मात्र 2 महीना समय दिख रहा है कि हाँ 2 महीने के बाद हो सकता है एग्जाम का डेट कभी भी क्लियर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24। इस परीक्षा से रिलेटेड बात करेंगे कि आखिरकार इस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब लिखित परीक्षा लिखता है तो वो लोग समझेंगे कि लिखित परीक्षा यानी लिखना तो नहीं न है। काफ़ी बच्चे जो बहुत कमज़ोर बच्चे नहीं जानते हैं तो लिखित परीक्षा को सोचेंगे कि लिखने वाली तो परीक्षा तो नहीं न है। ठीक है, तो इन सभी कंफ्यूजन को हम लोग इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी कंफ्यूजन को मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट किया हूं, और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे और अपने सिलेबस को समझेंगे, निगेटिव मार्किंग को समझेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। बकायदा आप पेन पेपर के साथ, पेपर आपको मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगी आपको, सही प्रश्न जो आया रहेगा उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो विकल्प सही रहेगा उसको ओएमआर सीट में आपको रंग कर गोला करना रहेगा। ठीक है ना, यानी परीक्षा ये आपकी कैसे होगी, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। ऑफलाइन मोड में लिखित परीक्षा का मतलब वही, आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, रोल नंबर भरना पड़ेगा, उसके बाद से प्रश्नों का आंसर भरना पड़ेगा। ठीक है, कैसी परीक्षा, ओएमआर सीट बेस्ड, यानी ओएमआर सीट को भरना रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब
वैकल्पिक टाइप में, मतलब प्रश्न दिया रहेगा, उसका 4 आंसर दिया रहेगा, आपको सही आंसर बताना रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अभ्यर्थियों के संख्या के अनुसार अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी तो एक ही दिनांक को एकल पाली में, और अधिक रहेगी तो एक से अधिक दिनों में संपन्न होगा। क्या एग्जाम? मान लीजिए कि अगर फॉर्म की संख्या कम होती है, कम बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी एक ही दिन में, एक ही डेट में एक पाली या 2 पाली में एग्जाम समाप्त हो जाएगा। और मान लीजिए कि फॉर्म की संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कई दिनों में इसकी परीक्षा संपन्न होगी। जब कई दिनों में परीक्षा संपन्न होती है तो एक समस्या आती है, बच्चों को कभी कभी बहुत नुकसान झेलना पड़ जाता है, और वो नुकसान के बारे में आप लोग जानते होंगे। यहां पर मैं लिखा हूं 4th पॉइंट पर, नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लिखे हैं। नॉर्मलाइजेशन में समस्या ये होती है कि कभी कभी आप अत्यधिक नंबर पा के भी और आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और कम नंबर वाला बच्चा हो सकता है कि आपसे आगे निकल जाता है, क्योंकि अब बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि किस दिन का पेपर कठिन है, किस दिन का पेपर आसान है। सपोज करिए अगर कोई बच्चा गया है, अगर तैयारी करके गया है और वो प्रश्न हल करके आया है और ज्यादा से ज्यादा सही किया है, तो उसकी क्या गलती है? और किसी अन्य दिन परीक्षा में अगर पेपर हार्ड है और बच्चा अगर कम से कम प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहा है, तो उसकी भी क्या गलती है? तो ये तो बोर्ड का नियम है। नॉर्मलाइजेशन वो लोग अपने अनुसार किस अनुसार करते हैं वही लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वें नंबर की जानकारी। 5वें नंबर की जानकारी, जो पुलिस की ये परीक्षा होगी, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि टोटल प्रश्न आपसे 150 प्रश्न आपसे इस परीक्षा में पूछा जाएगा। 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा, यानी टोटल पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा? तो 300 अंक का आपका टोटल पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गलती करते हैं, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं, तो गलत करने पर 1/4 यानी 0.5 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। आपके टोटल नंबर में से ये 0.5 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी ये निगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप प्रश्न को सही करते हैं तो आप 2 नंबर पाएंगे, अगर प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो आपका 0.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में है। तो बहुत ही सतर्कता से, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सोचेंगे कि हम ऐसे ही तुक्का मार के परीक्षा को पास कर लेंगे, तो ये तुक्का मार के आप इस परीक्षा को नहीं पास कर सकते हैं। और इसमें कंपटीशन की अगर बात हम करें तो इस परीक्षा में तो इस बार बहुत कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चे इतने ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इतने ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं कि वो लंबे समय से किसी न किसी बड़ी भर्ती का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, और उनको इतना बड़ा पद मिल जाएगा। 60,244 वैकेंसी आई है, इसमें सीजीएल तक देने वाले बच्चे भी बैठेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता चल गया है कि गवर्नमेंट जब चुनाव आएगा तभी वैकेंसियां आएंगी। ठीक है, तो चुनाव आया है, वैकेंसी आई है, मौका है, चौका इस पर मार लीजिए। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि फिर कब वैकेंसी देखने को मिले। हो सकता है उत्तर प्रदेश का जब यहाँ का विधानसभा का चुनाव हो तो उस समय फिर वैकेंसी आनी शुरू हो। ठीक है, तो जो लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का सामने चुनाव है, इसके अनुसार उसी को दृष्टि में रखते हुए ये इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी आई हुई है। ठीक है ना। 6ठे नंबर पर पॉइंट है कि यानी निगेटिव मार्किंग है, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक इस परीक्षा में आपको प्रश्नों को हल करना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है 7वां नंबर। इसको आप पूरे YouTube में कहीं डिस्कस करते हुए किसी को नहीं पाएंगे। ये मैं 7वां नंबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा भी होता है, ठीक है, अगर सामने वाले की मंशा, हालांकि हम बोर्ड को या सरकार को नहीं कह सकते हैं, गलती हो जाती है, लेकिन मान लीजिए कि अगर गलती से परीक्षा में कोई गलत प्रश्न पूछ लिया जाए
प्रश्न ही गलत हो, या ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन ही गलत हो, तो जब इस तरह की समस्या आएगी तब क्या होगा? तो होगा क्या कि सीधे सीधे जो इसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर प्रश्न गलत रहेगा तो गलत प्रश्न को निरस्त कर देगा, बोर्ड गलत प्रश्न को निरस्त कर देगा, ठीक है ना। स्पष्ट लिखा हुआ है कि गलत प्रश्न या विकल्प होने के उपरांत क्या होगा? तो गलत प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना, गलत प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा। और क्या होगा? निरस्त प्रश्न के अंकों का वितरण कैसे होगा? तो निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय, उसमें लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के अधीन रहेगा। उसमें रीट बच्चे दाखिल करेंगे, साबित करेंगे कि हाँ ये प्रश्न गलत है, ठीक है, सबको नंबर मिलना चाहिए। अगर इस तरह की समस्या आती है तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत तरह की विसंगतियां देखने को भी मिल सकती हैं। देखिए, उसके बाद से आपकी ये लिखित परीक्षा कब होगी? सबके मन में होगा कि आखिर ये परीक्षा कब होगी। तो नोटिफिकेशन में पहले से ही दिया हुआ है कि ये फरवरी 2024, यानी फरवरी में किसी भी डेट को ये परीक्षा आपकी हो सकती है, संपन्न कराई जा सकती है। हो सकता है फरवरी में न कराएं तो आगे तक थोड़ा जाएगा तो मार्च तक, अप्रैल से ज्यादा नहीं जा सकता है। मार्च में परीक्षा हो जाएगी, उम्मीद तो है कि फरवरी में ही परीक्षा कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड बहुत तेजी से वर्क कर रहा है। 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप, फेसबुक यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेटर वायरल होने लगा, तो तमाम लोग ये कहने लगे कि ये लेटर फेक है। उसमें वैकेंसी, पुलिस भर्ती की वैकेंसी 1-2 दिन पहले से ही बिना बोर्ड के नोटिफिकेशन से पहले से ही वायरल हो रहा था कि हाँ पुलिस की भर्ती आ रही है, ठीक है। तो यानी चीजें तेजी से हो रही है, तो इससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि फरवरी में एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी अब हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि उस परीक्षा में हमें किन किन प्रश्न पत्रों से, यानी किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए हमें कि हम इस परीक्षा को बेहतर तरीके से पास कर पाएंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न पत्र रहेगा, जो हमारा 150 प्रश्न रहेगा, अभी मैं बताया हूं पीछे कि प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी है, तो प्रश्नों की संख्या जो 150 है, 150 प्रश्न रहेंगे, तो 150 प्रश्न 4 पोर्शन में बटा रहेगा। जो 150 प्रश्न रहेगा वो 4 पोर्शन में बटा रहेगा। पहला आपका पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान से, ठीक है, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद से सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, और तीसरे नंबर पर गणित विषय से प्रश्न आएगा, और रीजनिंग से प्रश्न आएगा, यानी तर्क शक्ति से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। यानी 4 विषय, कहने में तो ये 4 विषय हैं, लेकिन अगर इसका आप सिलेबस पूरा करने लगेंगे तो जो परीक्षा का आप समय देख रहे हैं सामने, वो परीक्षा का समय उसके आगे काफी छोटा है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो यानी जो बच्चे पहले से ही लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वैकेंसी में, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि सामान्य ज्ञान, लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी से प्रश्न आएगा, गणित से प्रश्न आएगा, आपके रीजनिंग से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएगा, तो सामान्य ज्ञान में भी किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा वो स्पष्ट सिलेबस भी जारी किया हुआ है, बोर्ड के द्वारा स्पष्ट सिलेबस भी जारी किया गया है। आप उसका PDF आप लोगों के पास होगा ही होगा। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सामान्य ज्ञान है, जो जनरल नॉलेज है हमारा, तो जनरल नॉलेज में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, तो सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में। आप पुलिस बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो जब तक आप अपने देश के हर तरह की व्यवस्था के बारे में भली भांति आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप कैसे किसी व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। इसलिए वो आपसे बोर्ड अपेक्षा करता है कि इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, विस्तृत नॉलेज होनी चाहिए, विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में, संविधान के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में,
भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, इन टॉपिक से प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में। भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। सामाजिक प्रथाओं के संबंध में क्या कह रहा है? विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, उत्तर प्रदेश में जो राजस्व पुलिस होता है, मतलब आपके प्रदेश जीके से भी प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कैसा संबंध है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, मतलब राष्ट्रीय लेवल का और अंतरराष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, समसामयिक मतलब करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हो, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, उन संगठनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, आपको याद करना पड़ेगा कौन सा पुरस्कार किसको मिला, कौन सा सम्मान किसको मिला है। ठीक है ना, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। आगे टॉपिक है देश राजधानी मुद्राएं, यानी किस देश की राजधानी कहां है, उसकी मुद्रा क्या है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपको जानना है। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से ये तो हमारा सामान्य ज्ञान पहला टॉपिक हो गया, जो हमारा सिलेबस का पहला हिस्सा सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज में आप देख पा रहे होंगे कि इतने टॉपिक हैं। आपके सामान्य हिंदी में कितने टॉपिक हैं? तो सामान्य हिंदी में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी हमें हिंदी के बारे में जानना है और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना, उससे रिलेटेड प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब हिंदी व्याकरण का आपको मौलिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण से भी क्या क्या पूछा जाएगा वो भी दिया हुआ है कि हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान से इसमें पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का आपको ज्ञान होना चाहिए। तद्भव तत्सम पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, कारक हो गया आपका, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गई, क्रिया हो गई, काल हो गया, वाच्य हो गया, अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गई, संधि, समास। ठीक है, ये तमाम तरह के व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है, इनसे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। उसके बाद से आगे है चौथे नंबर पर आपके सामने है, तीसरे नंबर पर क्या है कि अपठित बोध, विराम चिन्ह, अपठित बोध है, अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब कि गद्यांश, आपसे कोई गद्यांश दिया रहेगा उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद से प्रसिद्ध कवि आपको जानना पड़ेगा चौथे नंबर पर, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। पांचवें नंबर पर हिंदी भाषा में पुरस्कार, और मिसलिनियस भी दिया हुआ है, विविध, मतलब हिंदी से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी भी आपको लेना है, अन्य जानकारी भी आपको प्राप्त करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो इसमें दे दिया है बस उतना ही आप पढ़ेंगे, कुछ बढ़ के भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि विविध यानी मिसलिनियस दे दिया है तो यानी उसका मतलब है कि कुछ और भी आगे पढ़ना है आपको। चलिए उसके बाद से इसमें दिया हुआ है मैथ का पोर्शन, हम लोग देख लेते हैं कि मैथ के पोर्शन में लिखा हुआ है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल में संख्यात्मक योग्यता में आपसे कौन कौन टॉपिक दिया हुआ है? तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाएगा, सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन से प्रश्न पूछा जा सकता है, दशमलव और भिन्न यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, तमाम तरह के यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं। टाइम एंड वर्क से भी प्रश्न आएगा। यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मतलब कि सारणी दी रहेगी, ग्राफ दिया रहेगा, उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है मेंसुरेशन से प्रश्न आएगा। मेंसुरेशन के बाद से क्या है, अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, ठीक है ना। और इसमें भी मिसलिनियस दे दिया है, विविध दे दिया है, यानी इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको कुछ न कुछ मेंटल एबिलिटी और ज्यादा सीखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, सॉरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब गणित से रिलेटेड अन्य टॉपिक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे आप देख पा रहे होंगे कि मेंटल एबिलिटी में, मानसिक योग्यता में क्या क्या दिया हुआ है टॉपिक। तो इसमें टॉपिक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन, मतलब यानी संबंध, संकेत संबंध विश्लेषण। उसके बाद से क्या है आगे, परसेप्शन टेस्ट है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध। उसके बाद से शब्द रचना परीक्षण से प्रश्न पूछा जाएगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद से क्या है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, यानी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता से प्रश्न पूछा जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। दिशा ज्ञान परीक्षण से प्रश्न आएगा। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण आएगा। प्रभावी तर्क से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना, ठीक है। ये तमाम टॉपिक हैं, इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है रीजनिंग का पार्ट, ठीक है ना। पीछे जो था मैथ में भी, वो भी रीजनिंग का ही पार्ट है, ये भी रीजनिंग का ही हिस्सा है, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग लगभग कंबाइंड टाइप में आता है इस परीक्षा में। देखिए रीजनिंग में दिया हुआ है, मानसिक अभिरुचि के बारे में दिया हुआ है कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित के प्रति आपको कुछ न कुछ दृष्टिकोण होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, जनहित के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद से कानून एवं शांति व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण कैसे होता है, विधि का शासन आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। अनुकूलन की क्षमता, तमाम तरह की पुलिस प्रणाली, उसके बाद से समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, ये तमाम तरह का टॉपिक आप लोग पीडीएफ लोड किए होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहां नीचे देखते हैं तो नीचे क्या दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि से प्रश्न पूछने के लिए दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि से मतलब आईक्यू से ले। संबंध व आंशिक समानता से, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण से प्रश्न पूछा जाएगा। असमान को चिन्हित करना, उसके बाद से श्रृंखला को पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, उसके बाद से डायरेक्शन सेंस टेस्ट माने दिशा ज्ञान परीक्षण, ये तमाम रीजनिंग के टॉपिक हैं। आपको दिखाई स्पष्ट दे रहा होगा मैं सबको टॉपिक को क्या पढ़े हम, ठीक है। यानी आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आपके परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 150 प्रश्न किन किन टॉपिक में बटा रहेगा, तो चार विषयों में बटा रहेगा। आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है तो सामान्य ज्ञान में आप देखें कितने टॉपिक हैं। आपको हिंदी के बारे में पढ़ना है तो हिंदी में भी देख रहे हैं कितने टॉपिक हैं। एक शब्द होता है मिसलिनियस, लिखने में तो एक आसान शब्द होता है, विविध शब्द आसान शब्द होता है, लेकिन उसमें टॉपिक बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो बड़ा होगा ये समझ लीजिए कि सीजीएल लेवल का तो पेपर होगा नहीं। जब भी रहेगा तो ये 10+2 लेवल का पेपर है, तो वही हाई स्कूल लेवल तक की गणित में कठिनाई लेवल, हाई स्कूल लेवल तक कठिनाई लेवल आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस परीक्षा में हम लोग कैसे बेहतर से बेहतर हम लोग मार्क प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बेहतर से बेहतर अंक हम लोग कैसे ला सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस परीक्षा को आप पास करना चाहते हैं, इसमें आपको अगर दिखाई दे रहा है
तो सबसे पहले आपको पता है कि जीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, जीके के बाद से हिंदी से प्रश्न पूछा जा रहा है, और हिंदी के बाद से आप देख पा रहे होंगे मैथ से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, और मैथ के बाद से रीजनिंग से प्रश्न पूछा जा रहा है, रीजनिंग से प्रश्न आपका आ रहा है। ठीक, टोटल मिला के कितना प्रश्न पूछा जाएगा? तो टोटल 150 प्रश्न आपका आएगा। इन तीनों सब्जेक्ट से 150 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों प्रश्न कंबाइंड रहते हैं। ठीक है ना, कभी रीजनिंग का प्रश्न ज्यादा आता है, कभी मैथ का प्रश्न ज्यादा आता है। ये तो अब आगे जो परीक्षा आएगी तो उसमें हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड जब नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है तो उस नोटिफिकेशन में कई क्वेश्चन को नहीं डिसाइड किया है कि हाँ मैथ का क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, हिंदी का क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे पुराने प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं हुई हैं, पिछली जो पुलिस की भर्ती आई थी उस परीक्षा के अनुसार अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, इस अनुसार लगभग अंदाजा लगाते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों कंबाइंड टॉपिक है, ये तो अपने आप में बहुत विस्तृत है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इस परीक्षा में अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे हम अच्छा कर पाएंगे, कैसे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो देखिए, इस परीक्षा में सब्जेक्ट तो है चार सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट को मैं कह सकता हूं कि ये फ्री का सब्जेक्ट है। फ्री का सब्जेक्ट मतलब फ्री का अंक पाने वाला सब्जेक्ट है। ये भी सब्जेक्ट फ्री का सब्जेक्ट है, फ्री का अंक पाने वाला सब्जेक्ट है, और ये भी सब्जेक्ट फ्री का सब्जेक्ट है, यानी फ्री में अंक पाने लायक है। कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक या ये विषय ऐसे हैं कि जिनको पढ़ के समझा जा सकता है। ये तो सागर है, जो जीके है वो तो एक प्रकार से समझ लिए कि सागर है। ठीक है ना, कितना हूं अगर अत्यधिक जो ज्यादा तेज बच्चे होते हैं और जो थोड़ा न्यूनतम कमजोर बच्चे होते हैं उनके मार्क में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। इस बार परीक्षा में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा। उसका रीजन ये है कि प्रदेश में लगातार कई वर्षों से भर्तियों का न आना, भर्ती आई है, अन्य परीक्षा की तैयारी करने वाले, इससे बड़े लेवल की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे भी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वो सोच रहे हैं, बेरोजगार बच्चे ये सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ मिले, पहले कुछ न कुछ अपने हाथ में ले लिया जाए, उसके बाद से फिर अन्य तैयारी किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, देश में सरकारों की कोई व्यवस्था की कोई भरोसा नहीं है। जब क्या कहते हैं कि जब आपका चुनाव आएगा तभी आपकी वैकेंसी आएगी, यही तो नियम है आजकल चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बारे में हमें नहीं बात करना है, हम अपने टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जीके में कितना हो आप मेहनत करेंगे, आपका नंबर आएगा, एवरेज नंबर आएगा। जीके में आप कितना भी मेहनत करेंगे, नंबर एवरेज आएगा। यहां पर 100% आप प्रश्नों को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। हिंदी में अगर चाहेंगे तो आप 99% प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे तो आप 99% प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा टॉपिक है कि अगर सीजीएल का बच्चा यहां बैठा रहेगा सपोज करिए, तो सीजीएल के बच्चे के लिए ये एक प्रकार से कितना हो पुलिस में कठिनाई लेवल आएगा, तो मैथ उसके सामने एक हलवा रहेगा, बहुत आसान रहेगा उसके लिए। ठीक है ना, और सीजीएल वाला बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, उसके लिए हिंदी कठिन हो सकती है, तो हिंदी व्याकरण तैयार करने में लग जाएगा, हिंदी की रचनाएं याद करेगा, पुस्तक लेखक तमाम तरह की, हिंदी में भी कई टॉपिक हैं, अभी हम दिखाए हैं आपको। हाँ, अगर सीजीएल वाला बच्चा बैठा है तो उसके लिए ये दो टॉपिक तो बहुत आसान है, आपका रीजनिंग हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, ये दो टॉपिक। यानी कहने का मतलब कि आप जो ये तीनों फ्री का टॉपिक है, जो हम फ्री का टॉपिक बोल रहे थे, तो इन तीनों टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पर चाहे तो नंबर मिलेगा, कटने का चांस बहुत कम रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया मैथ का, तो वहां पर नंबर कटने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ करिए, और मैं अपने इस चैनल पर गणित विषय को आपको, गणित विषय में ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न सॉल्व कर पाए, उसके लिए मैं आपका हेल्प करूंगा। ठीक है, गणित विषय को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, जितने टॉपिक है मैं पहले उसको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, उसके बाद से उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, और आप चाहेंगे यूट्यूब पर तमाम
टीचर वगैरह हैं, आप किसी से जीएस पढ़ सकते हैं। किसी एक स्थान पर आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती है। आप देखिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको कहाँ पर मिल रहा है। आप जीएस कई लोगों से देखिए, अन्य जितने चैनल हैं सभी चैनलों को देखिए कि हाँ वहाँ पर जीएस में क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, वहाँ पर जीएस में क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैथ को देखिए, हमारे चैनल को देखिए, किसी अन्य चैनल को देखिए, रीजनिंग को देखिए, किसी अन्य के चैनल को देखिए, तमाम तरह की हिंदी देखिए, हिंदी भी बेहतर से बेहतर एक टॉपिक को एक दो लोग अन्य लोगों से भी देखिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा जितनी चीजें हम आपको समझा चुके हैं। देखिए इसमें मैं बात नहीं किया हूं एज रिलैक्सेशन के बारे में, आयु सीमा के बारे में, तो उस पर तमाम तरह की समस्याएं अभी बनी हुई हैं। हो सकता है तो बोर्ड के द्वारा कुछ इसमें चेंजिंग भी किया जा सके। देखिए कुछ बच्चे कोर्ट भी जा रहे हैं। बच्चे कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि बीच में जो कोरोना पेंडेमिक आ गया था, तो कोरोना पेंडेमिक में वैकेंसियां वैसे ही ठप हो चुकी थी, तो उस वैकेंसी ठप होने की वजह से जो बच्चे ओवर एज हुए हैं, तो जितने दिन कोरोना पेंडेमिक चला है कम से कम उतना वर्ष तो माइनस ही होना चाहिए, उतने वर्ष को तो बिल्कुल नहीं काउंट करना चाहिए। देखिए उसके बाद से होता क्या है, एज रिलैक्सेशन पर तमाम तरह की दुविधाएं अभी बनी रहेंगी। जब तक फार्म चलेगा, तमाम ट्विटर कैंपेन चलेगा, तमाम तरह के कई प्रदर्शन चलेंगे। ठीक है ना, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये क्लियर है कि फरवरी नहीं तो मार्च में आपका एग्जाम होना तय है। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।